वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का फर्स्ट लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन को डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो की जो आउटलाइन है उसमें हम सबसे पहले स्कोप एंड पर्पस डिस्कस कर रहे हैं, फिर कैश और प्रॉफिट के डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ब्रीफली, फिर हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो आई 7 में गिवन है, फिर हम एक एग्जांपल करेंगे ताकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। फिर प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर खास तौर पे इंटरेस्ट, डिविडेंड और टैक्स को कहाँ पे प्रेजेंट और क्लासिफाई करना चाहिए, इन पर बात करेंगे। और फिर एक एग्जांपल करेंगे जो प्रेजेंटेशन के जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं जो हमने 5 6 पे कवर किए होंगे, तो वो हम एग्जांपल 2 के अंदर उनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले स्कोप एंड पर्पस की बात करते हैं। तो IS 7 का जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड है, यानी रिक्वायरमेंट ये है कि तमाम एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो प्रिपेयर करेंगी एज एन इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं ये उनका ही एक हिस्सा है, ये कोई एडिशनल या कह लें कि ऑप्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक इंटेग्रल पार्ट है। और ये तमाम एंटिटीज़ पर अप्लाई होता है। कई स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ चंद एंटिटीज़ पर अप्लाई होते हैं, जैसे IS 33 जो है अर्निंग पर शेयर का, वो सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज़ पर अप्लाई होता है। IFRS 8 है ऑपरेटिंग सेगमेंट का, वो सिर्फ जो है लिस्टेड एंटिटीज़ पर अप्लाई होता है। इसी तरह कुछ कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड हैं, वो सिर्फ उन एंटिटीज़ पर अप्लाई होते हैं जिनका किसी और एंटिटी पर कंट्रोल हो। तो ये IS 7 जो है ये तमाम एंटिटीज़ पर अप्लाई होना है, इसमें कोई जो है एक्सक्लूजन वगैरह जनरल नहीं है कि आप जी कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बनाएं, सबको बनानी है। अब यूज़र्स की नीड क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करके, और ख़ास तौर पे अगर हम फोकस करें कैश फ्लोज को, तो यूज़र्स ऑफ एंटिटी ये जानना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे कि एक एंटिटी कैसे कैश जनरेट करती है और कैसे उसको यूज़ करती है। और जब हम कैश की बात करते हैं तो इट मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, अब एंटिटीज़ को कैश की ज़रूरत क्यों होती है? वो तमाम एंटिटीज़ को सेम रीजंस के लिए होती है, चाहे उनकी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ डिफरेंट ही क्यों ना हो। एक बैंक को भी कैश की ज़रूरत है, एक टेक्सटाइल मिल को भी कैश की ज़रूरत है, एक शुगर मिल को भी कैश की ज़रूरत है। बेसिकली कैश की ज़रूरत इसलिए ताकि वो अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकें, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सकें और अपने इन्वेस्टर्स को जो प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो कैश फ्लो इंफॉर्मेशन जो हम डेवलप करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं? अब जाहिर बात है कि जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम बनाएंगे अलॉन्ग विद अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि जस्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट एज वेल। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को अगर स्पेसिफिकली देखें अलॉन्ग विद सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इससे यूज़र्स को हम इनेबल करते हैं ताकि वो चार बातें ख़ास तौर पर फोकस कर सकें। नंबर वन तो ये कि वो एंटिटी के जो नेट एसेट्स में चेंजेस आ रहे हैं उसको समझ सकें। एक तो इस बात का उन्हें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से पता चलता है, दूसरा यहाँ से पता चलता है। फिर एक एंटिटी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ज़रा उनको समझ में आए कि लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी क्या है, डेट्स को किस तरीके से पे कर रहे हैं, कैश कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है कैश, कहाँ पे जा रहा है। फिर अमाउंट को अफेक्ट करने की एबिलिटी। अगर एक एंटिटी जो है अपने कैश फ्लो को अफेक्ट कर सकती है, यानी अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकती है, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। ये उसकी फाइनेंशियल एडॉप्टेबिलिटी है, इसका मतलब है कि मुश्किल हालात में वो एडजस्टमेंट करके सर्वाइव कर सकेगी। और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, ताकि वो अडॉप्ट कर सके चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक एंटिटी के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन अगर उसके अंदर अपने कैश फ्लोज को एडजस्ट करने का, उनकी टाइमिंग को एडजस्ट करने की एबिलिटी नहीं है, तो फिर मसला ये आता है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं कर पाते। फिर ये जो हम कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन बनाते हैं ये हिस्टोरिकल होती है, यानी जो ऑलरेडी कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हो चुके होते हैं। हम फ्यूचर की प्रोजेक्शन नहीं बना रहे होते, फोरकास्ट नहीं बना रहे होते, हम वो कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन शो कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी कैश फ्लोज हो चुके होते हैं। तो इसकी बेसिस पर इसको यूज़ किया जाता है एज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट, टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। यानी हम देखते हैं कि अगर एक एंटिटी ने पास्ट में इस तरीके से कैश फ्लो जनरेट किया है, तो फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेशन है कि वो इस चीज़ को फॉलो कर सकेगी। फिर हम साथ ही जो है अपनी पास्ट असेसमेंट को चेक कर सकते हैं कि हमने एक एंटिटी के बारे में सोचा था कि ये इतना कैश जनरेट कर पाएगी, इतना डिविडेंड कैश में दे पाएगी, तो क्या वो उतना दे सकी, क्या उसने उतना कैश जनरेट किया। तो हमें अपने पास्ट असेसमेंट्स को भी जो है एडजस्ट करने का मौका मिलता है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें एक रिलेशनशिप समझ में आता है कि प्रॉफिटेबिलिटी का और कैश फ्लोज का क्या फ़र्क है। और ख़ास तौर पे जब हमारी इन्फ्लेशन हो रही होती है, महंगाई हो रही होती है, प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं, तो उसके इम्पैक्ट्स भी कैश के ऊपर क्या पड़ रहे हैं वो समझ में आ रहा होता है।
फिर हम कंपेरेबिलिटी भी कर सकते हैं ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ की, और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ अगर दो एग्जांपल्स शेयर करूं, तो एक एंटिटी अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है और दूसरी कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है, तो दोनों के जो एसेट्स हैं वो अपनी वैल्यू में कंपेरेबल नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी का फ़र्क है। या एक एंटिटी जो है वो यूज़फुल लाइफ ले रही है 15 साल, दूसरी एंटिटी सेम एसेट की यूज़फुल लाइफ ले रही है 5 साल, तो जो 5 साल ले रही है उसकी ज़्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, 15 साल वाली का कम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। तो अब जो एस्टिमेट हैं उनकी वजह से जो है ना अमाउंट ऑफ एक्सपेंस पे फ़र्क आ गया। लेकिन कैश फ्लो में दोनों का फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन दोनों के लिए नॉन कैश आइटम है, वो हम रिवर्स कर देते हैं, हम सिर्फ कैश फ्लो शो करते हैं। तो चाहे आपका रिवैल्यूएशन मॉडल है, चाहे आपका कॉस्ट मॉडल है, चाहे आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, चाहे आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, चाहे आपका यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट 10 ईयर्स का था या 15 ईयर्स का था या 5 ईयर्स का था, कैश फ्लो तो वो शो होगा जो एक्चुअली कैश का इनफ्लो हुआ और जो एक्चुअली कैश का आउटफ्लो हुआ। तो ये ज़्यादा कंपेरेबल होता है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के डिफरेंट होने की वजह से कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन उतनी डिस्टॉर्ट नहीं हो रही होती जितनी हमारी बाकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट या डिस्टॉर्ट होने की का पोटेंशियल होता है। ऑब्वियसली करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन पोटेंशियल मौजूद होता है, और कैश फ्लो इस लिहाज से ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैश और प्रॉफिट को डिस्कस करने के लिए। तो फंडामेंटल पर्पस किसी भी बिजनेस का ये होता है कि प्रॉफिट जनरेट किया जाए ताकि उसके ऑनर्स की वेल्थ बढ़े। अब प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस से रिलेट करती है। आप अक्सर बिजनेसेस में ये देखते होंगे कि, और ये सुनते भी होंगे कि शुरू शुरू भी बिजनेस किया, अभी लॉसेज हो रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं भाई लॉसेज? क्योंकि लॉसेज इसलिए कर रहे हैं कि अल्टीमेटली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इतने प्रॉफिट्स हो जाएंगे कि ये लॉस भी पूरा हो जाएगा और मजीद भी जो है हमें इतना प्रॉफिट मिल जाएगा जो हमारे लिए इनफ होगा। सो ये एक बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एक ऑब्जेक्ट होता है, और अल्टीमेटली प्रॉफिट ये इंडिकेट भी कर रहा होता है कि अल्टीमेटली बिजनेस लॉन्ग टर्म में अच्छा कैश जनरेट कर लेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करने के लिए जो एबिलिटी टू जनरेट कैश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप अपने क्रेडिटर्स को टाइम पर पैसे ना दे पाए, तो वो हो सकता है कि आप पर केस फाइल कर दें, फिर बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी वगैरह हो जाए, तो लॉन्ग टर्म में जाके जो आपने फ़ायदे उठाने थे वो तो वक्त ही नहीं आएगा। तो शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर ही आप लॉन्ग टर्म के भी जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो इनफैक्ट एक बैलेंस चाहिए होता है, कुछ फोकस ऑब्वियसली आपका लॉन्ग टर्म पर होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ आप इतना शॉर्ट टर्म पर भी फोकस कर रहे हो कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर पाएँ, उनको जो है प्रॉपरली डील कर पाएँ, और शॉर्ट टर्म के अंदर सर्वाइवल को इंश्योर करें। सो अंडरस्टैंडिंग जो है कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉफिट और लॉस जो एक साल का होता है और जो एक साल के अंदर नेट कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज होते हैं, ये यूजुअली डिफरेंट होते हैं, ये बराबर नहीं होते कि जी अगर हमारा प्रॉफिट 10 मिलियन का हुआ है तो हमारे जो कैश बैलेंस है वो भी 10 मिलियन से बढ़ गया होगा। ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता ऐसा? इसलिए नहीं होता कि कुछ तो ऐसे नॉन कैश इनकम और एक्सपेंस होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, जिनसे हमारे प्रॉफिट और लॉस की फिगर पे तो फ़र्क पड़ा होता है, लेकिन हमारे कैश की फिगर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक्रूवल और प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट है। एक्रूवल और प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट की वजह से हमारा जो एक्सपेंस और इनकम है वो डिफरेंट शो हो रहा होता है, और जो एक्चुअल अमाउंट पे या रिसीव हुई होती है वो डिफरेंट होती है। फिर नॉन इनकम एक्सपेंस और कैश फ्लो हैं, जैसे बैंक लोन ले लिया। बैंक लोन आपने लिया, आपका कैश बैलेंस बढ़ गया, लेकिन उससे आपकी कोई प्रॉफिट और लॉस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह आपने एक नॉन करंट एसेट परचेज कर लिया, आपकी एंट्री हो गई जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो बैंक का बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन अभी तक आपने कोई एक्सपेंस तो रिकॉर्ड नहीं किया। बाद में जब डेप्रिसिएशन होगी, डिस्पोजल वगैरह, तब एक अलग बात है कि आप क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, वो तो एक लंबे टाइम की बात है। एक सिंगल पीरियड के अंदर तो डिफरेंस राइज हो जाएगा। सो प्रॉफिट और लॉस की फिगर और कैश की फिगर जो हैं ये डिफरेंट होती हैं, और क्यों डिफरेंट होती हैं ये हमारी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बेहतर एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो डेफिनेशन है कैश की। कैश कंप्राइजेस कैश ऑन हैंड, जिसे कैश इन हैंड भी कहते हैं, एंड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स का बेसिकली मतलब है कैश एट बैंक, लेकिन हर वो कैश नहीं जो बैंक में मौजूद है। अगर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है 5 साल के लिए, तो वो डिमांड डिपॉजिट नहीं है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप बैंक में जाके कहते हैं कि भाई मुझे पैसे चाहिए, तो वो आपको आपको मिल जाए। तो जैसे आपका रूटीन का सेविंग अकाउंट होता है वो भी डिमांड डिपॉजिट होता है, जो रूटीन का करंट अकाउंट होता है बैंक में वो भी डिमांड डिपॉजिट होता है। यानी ऐसा डिपॉजिट बैंक में जो करवाया होगा, जब आप मांगे आपको पैसे मिल जाए।
वो डिमांड डिपॉजिट होता है। तो डिमांड डिपॉजिट कैश है। इसके मुकाबले में मैं एक टर्म आपके साथ शेयर कर लेता हूँ एडिशनल, विच इज़ टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट होता है जो एक फिक्स करवाया हुआ होता है। अच्छा, वो बाजू का बहुत शॉर्ट टर्म भी होते हैं, जैसे 1 मंथ के टर्म डिपॉजिट भी होता है, 2 मंथ का भी होता है, 6 मंथ का भी होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, यानी लॉन्ग टर्म भी होते हैं और शॉर्ट टर्म। टर्म डिपॉजिट टर्म्स के होते हैं। डिमांड डिपॉजिट ये है कि जब मांगेंगे तब पैसे मिल जाएंगे। तो कैश की डेफिनेशन में कैश इन हैंड आता है और डिमांड डिपॉजिट आते हैं कैश एट बैंक वाले। अब हम बात करते हैं कैश इक्विवेलेंट की। कैश इक्विवेलेंट क्योंकि जितनी भी टर्म यूज होती है थ्रू आउट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टैंडर्ड IS 7, वो होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, यानी हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट को एक जैसा समझना है। तो कैश तो बड़ा आसान है समझना, कैश इक्विवेलेंट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट में गलती कर देंगे तो कैश जो ओवरऑल फिगर है वो गलत हो जाएगी। तो कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल टू नोन अमाउंट ऑफ कैश। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि प्राइस बॉन्ड जहन में रखें। आपके पास एक 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड है, तो शॉर्ट टर्म में आप उससे पैसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, हाँ, जब मर्जी की बैंक में जाएं और जाकर उसके अगेंस्ट जो है वो कैश ले लें। रेडिली कन्वर्टेबल टू नोन अमाउंट ऑफ कैश है, हाँ भाई 40,000 रुपये का बॉन्ड देंगे, 40,000 रुपये ही कैश में मिलेंगे। विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। तो वैल्यू में चेंज, 40,000 का बॉन्ड 40,000 का ही रहता है, उसके अंदर कोई वैल्यू का चेंज आता ही नहीं। सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट तो बात की बात है, अगर कुछ चेंज हो भी सही तो बाजू का जैसे छोटे मोटे चार्जेस कट जाते हैं कि बैंक प्रोसेसिंग के 10 रुपये काट रहा है, 20 रुपये काट रहा है, वो एक अलग बात है, उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो इनसिग्निफिकेंट रिस्क हो, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल भी देता हूँ जो कि कैश इक्विवेलेंट नहीं है। आपने स्टॉक मार्केट में शेयर में इन्वेस्ट किया, तो स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। आपने सुबह खरीदे हैं शेयर, शाम को बेच दें, ये भी कर सकते हैं आप। तो इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विड भी है, रेडिली कन्वर्टेबल भी है, लेकिन नोन अमाउंट ऑफ कैश में नहीं है, क्योंकि उसका तो वैल्यू मुसलसल फ्लक्चुएट हो रही है, मार्केट कभी अप जा रही है कभी डाउन जा रही है, तो शेयर्स की प्राइसेस चेंज हो रही हैं। तो रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू जो होता है वो भी उसमें सिग्निफिकेंट होता है। बाद औक़ात आपने जो है ना 2 लाख के शेयर्स खरीदे होते हैं और वो 3 लाख के सेल हो रहे होते हैं, 2 लाख के खरीदे होते हैं 1 लाख के भी सेल नहीं हो रहे होते। तो ये जो है ये कैश इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो सेम रीज़न की वजह से जिस तरह बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज वगैरह हैं, तो वो भी बेसिकली कैश इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो कैश और कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करते। उनकी जो अकाउंटिंग है उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, क्रिप्टो करेंसी को कैसे अकाउंट फॉर करना चाहिए। सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट मेचोरिटी की बात हो रही है। स्टैंडर्ड बाकायदा कहता है जिसकी मेचोरिटी 3 मंथ और लेस हो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, कि आपने एक टर्म डिपॉजिट करवाया और वो 3 महीने बाद आपको वापस मिल जाना है। आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिसमें फिक्स अमाउंट आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद मिल जानी है, मैक्सिमम आप 3 मंथ्स का ही ध्यान में रखें। तो ये हमारा कैश इक्विवेलेंट होगा। तो जब क्वेश्चंस में कहीं पे भी कैश फ्लो की बात आती है, तो कैश फ्लो की बात में इनफ्लो भी शामिल है, आउटफ्लोज भी शामिल हैं, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों के शामिल हैं। सो बेसिकली जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की स्टेटमेंट है। तो जब हम कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं तो हम इनफ्लो और आउटफ्लो भी दोनों को ले रहे हैं, और कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों की बात कर रहे होते हैं। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स पर बात करते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या कैश इक्विवेलेंट समझना चाहिए या बोरिंग समझना चाहिए। अकाउंटिंग में हर चीज़ चलती है जिस सब्सटेंस के मामले पे। तो क्या आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कैश के तौर पर यूज़ हो रहा है या आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बोरिंग के तौर पर यूज़ हो रहा है। अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कैश के तौर पर यूज़ हो रहा है तो फिर तो ठीक है कि भाई आप कहते हैं कभी बैलेंस प्लस होता है कभी माइनस होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, फिर तो ठीक है, आप इसे कहते हैं कि जी ये तो कैश की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आप कैश इक्विवेलेंट ही लेते हैं मोस्टली। बट समटाइम्स अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसा है कि जी आप कहते हैं कि ये तो मुसलसल हमारा जो है ना नेगेटिव बैलेंस ही रहता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही रहता है, इसे तो हमें बस अब मुसलसल एक बैंक लोन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, फिर वो बोरिंग है। तो स्टैंडर्ड की गाइडेंस ये है कि बैंक बोरिंग्स आर जनरली कंसीडर टू बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि रीपेबल ऑन डिमांड होते हैं, जब मर्जी बैंक मांगे आपको देने पड़ेंगे, और वो एक एंटिटी की कैश मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। यानी अक्सर जो है वो आपका प्लस माइनस में कैश चल रहा होता है कि जी पैसे ज़्यादा आ गए तो बैंक में पॉजिटिव बैलेंस हो गया, कम पड़ गए तो आपने कुछ जो है ना चेक इशू कर दिया तो आपका ओवरड्राफ्ट हो गया, तो फिर उसे कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझा जाता है।
सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारी सजेशन ये है कि आप इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज्यूम करें, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बड़ा स्पेसिफिकली बताया जाए कि बैंक ओवरड्राफ्ट बोरिंग के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो फिर इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डील करेंगे, फिर इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रीट नहीं करेंगे। फिर कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, यानी कुछ ऐसे कैश फ्लोज में मूवमेंट हैं जो हमने जब कैश फ्लोज लेने हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में, तो उनको एक्सक्लूड कर देना, यानी इन्हें हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में शो नहीं करना। तो ऐसी मूवमेंट जो बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप कैश इन हैंड बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, तो एक टाइप का कैश जो है वो कम हो गया, दूसरी टाइप का कैश बढ़ गया। या इसका अपोजिट ले लेते हैं कि कैश विड्रॉ कर लिया फ्रॉम बैंक ताकि उसे कैश इन हैंड रख लें, तो कैश एट बैंक कम हो गया, कैश इन हैंड जो है ना वो बढ़ गया। तो एक टाइप का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हो रहा हो, दूसरी टाइप का बढ़ रहा हो, तो ये ट्रांजेक्शन जो है ना वो मूवमेंट बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और इसको कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। इसी तरह आप सेल या परचेज ऑफ प्राइस बॉन्ड करते हैं, 40,000 रुपये का कैश गया और प्राइस बॉन्ड आ गया। अब प्राइस बॉन्ड जो है वो कैश इक्विवेलेंट है, तो एक टाइप का कैश इक्विवेलेंट बढ़ा, दूसरी टाइप का कैश कम हो गया, तो ओवरऑल में कोई चेंज नहीं आया। या गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल होते हैं, ये नेशनल सेविंग वगैरह से मिलते हैं, टर्म के होते हैं, बाजू का 30 दिन की मेचोरिटी, 60 दिन की मेचोरिटी, 90 दिन की, साल 2 साल, ज़्यादा बड़े भी होते हैं। तो अगर आपने लेट से वही बात है 3 मंथ्स तक का लिया है, तो यहाँ पे जैसे 60 डेज है, तो आपने अगर उसके लिए कैश दिया है तो ट्रेजरी बिल जो है वो कैश इक्विवेलेंट है, तो एक कैश इक्विवेलेंट आया, दूसरा कैश चला गया, तो ओवरऑल आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो कंपोजिशन था उसमें चेंज नहीं आया। तो इस मूवमेंट को आप एक्सक्लूड रखेंगे। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मजीद बेहतर आइडिया हो जाए। सो ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा हम लिस्ट कर लेते हैं सारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश इन हैंड की। तो कैश इन हैंड तो शामिल होना चाहिए क्योंकि ये तो कैश की डेफिनेशन में आता है। इसी तरीके से डिमांड डिपॉजिट है कैश एट बैंक, ये भी आना चाहिए, कैश की डेफिनेशन में ही आता है। कैश एट बैंक है जिसका टर्म डिपॉजिट 3 मंथ है, तो ये भी क्योंकि कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। कैश एट बैंक है जो टर्म डिपॉजिट है 2 ईयर्स का, इसको हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो 2 साल बाद जाके पैसे मिलेंगे, तो इसकी फिगर हम इंक्लूड नहीं कर रहे। फिर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स भी इन्हें कहते हैं, 1 मंथ का टाइम है, तो कैश इक्विवेलेंट है। फिर है इन्वेस्टमेंट इन प्राइस बॉन्ड। प्राइस बॉन्ड्स अभी हमने डिस्कस किया कि कैश इक्विवेलेंट ही होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं, नोन अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट होते हैं, चेंज इन वैल्यू का रिस्क भी मामूली बल्कि ज़ीरो ही होता है, तो इनको भी शामिल कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स को शामिल नहीं करेंगे, ना तो ट्रेड रिसीवेबल वैसे तो अक्सर शॉर्ट टर्म होते हैं, 30 दिन 60 दिन में पैसे मिल जाने, लेकिन ना ये आपकी इन्वेस्टमेंट होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये नोन अमाउंट ऑफ कैश भी मिले ज़रूरी नहीं होता। तो बेसिकली तो ये क्योंकि आपकी जो है ना हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉल नहीं करते डेफिनेशन वाइजली, तो इसलिए इनको रिसीवेबल्स को हम नहीं शामिल करेंगे। फिर है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट को भी नहीं करेंगे। प्रीपेड रेंट जो है वो आपका कैश में कन्वर्ट होना ही नहीं है। प्रीपेड रेंट कैश में कन्वर्ट नहीं होना, उसके बदले आपको ये सर्विस मिलनी है कि आप जो है ना प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, आपको पैसे थोड़ी मिलने हैं। तो इस वजह से जो प्रीपेमेंट्स हैं वो कैश इक्विवेलेंट नहीं होते, तो इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, और लिखा हुआ है कि ये फ्लक्चुएट करता रहता है प्लस माइनस में, तो फिर इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझ लेना चाहिए। तो इसको ये नेगेटिव में लेंगे क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश है। तो हमारे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल बनेगा वो बनेगा 772,000। अब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो IS 7 की रिक्वायरमेंट है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शेल रिपोर्ट कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड क्लासिफाइड बाय ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कि आपने ये नहीं है कि बस सारे इनफ्लोज लिखे हो उसमें से सारे आउटफ्लोज निकाले और नेट बैलेंस निकाल कर दे दिया, जैसे हम समराइज्ड कैश बुक बना लेते हैं। तो कैश बुक नहीं बना देनी कि एक साइड पे रिसीट एक साइड पे पेमेंट, बल्कि कैश फ्लोज अलग अलग 3 कैटेगरीज में शो करने हैं, 3 क्लासिफिकेशन में शो करने हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, पहले ज़रा वो समझते हैं।
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन है कि आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, यानी आपका जो मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें कस्टमर से पैसे लेना भी शामिल है, कैश सेल्स करना भी शामिल है, यानी सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, कस्टमर, सप्लायर, इन्वेंट्री, इन सब की डीलिंग जो है वो आपका रूटीन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। एंड अदर एक्टिविटीज़, यानी इसमें अदर एक्टिविटीज़ भी शामिल है दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये जो चीज़ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो फिर ऑपरेटिंग है, यानी ये एक डिफॉल्ट कैटेगरी है। अगर हम ये क्लियर रख लें अपने माइंड में कि इन्वेस्टिंग क्या है और फाइनेंसिंग क्या है, तो उसके अलावा बाकी सारा कुछ क्या होगा, वो ऑपरेटिंग होगा। अब टिपिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तमाम प्रॉफिट और लॉस के आइटम्स शामिल हो जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड है तो वो प्रॉफिट और लॉस में तो होता है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ट्रीट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ट्रीट किया जाता है, तो शामिल तो ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, प्रॉफिट और लॉस के अंदर ही होता है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसकी डेफिनेशन IS 7 में गिवन है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। सो इन शॉर्ट अगर इसको समराइज करें तो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कि करंट एसेट्स में क्लासिफाइड होंगी, कैश इक्विवेलेंट के अलावा। कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना क्योंकि वो तो कैश के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो सिंपली इन दो आइटम्स को ध्यान में रखते हुए आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनानी। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन गिवन है कि आर एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द कंट्रीब्यूटेड इक्विटी एंड बोरिंग्स ऑफ द एंटिटी। अच्छा, अब इसका मतलब है कि इसमें भी दो चीज़ें लेनी है। इक्विटी देख लें कि शेयर इशू, अब शेयर इशू में जो कैश के अगेंस्ट शेयर इशू हैं जैसे राइट इशू वगैरह, बोनस इशू नहीं लेना, डिविडेंड की पेमेंट की है तो वो ले लें। और बोरिंग लेनी है, बोरिंग लॉन्ग टर्म भी लेनी है और शॉर्ट टर्म भी लेनी है, यानी चाहे वो नॉन करंट में क्लासिफाइड हो या करंट में क्लासिफाइड हो, बोरिंग दोनों लेनी है। लेकिन बोरिंग लेनी है, हर लाइबिलिटी नहीं लेनी। अगर आपका फॉर एग्जांपल लेट से ट्रेड पेबल है तो ट्रेड पेबल जो है ना वो बोरिंग नहीं होते। बोरिंग का मतलब है जो आपने बकायदा लोन लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ है, किसी और शख्स से लिया हुआ है, लेकिन वो बोरिंग लोन की फॉर्म में होना चाहिए। सो ये चीज़ें, तीन एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। बाकी जितनी हम प्रैक्टिस करते जाते हैं इनकी एग्जांपल्स और इनको डील करना हमें आता जाता है। खास पॉइंट ये है कि बाज़ औक़ात एक सिंगल ट्रांजैक्शन में भी ऐसे कैश फ्लोज हो सकते हैं जो डिफरेंटली क्लासीफाई हों। फॉर एग्जांपल जब आप एक लोन की रीपेमेंट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और कैपिटल भी शामिल है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंटरेस्ट को हम ऑपरेटिंग के अंदर क्लासिफाई कर रहे होते हैं और जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे होते हैं वो फाइनेंसिंग के अंदर क्लासिफाई हो रही होती है। इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग में भी क्लासिफाई हो सकता है। अभी इसकी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कब हमने किसको किस चीज़ को कैसे क्लासिफाई करना है। तो ये डिफरेंट भी क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। इसी तरीके से जो अ, और बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन है। अब इसकी एक मैं और आपको एग्जांपल अगर दूं तो जैसे हम एक नॉन करंट एसेट डेवलप करते हैं, उस पर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं, तो जो बाकी एसेट की कॉस्ट है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जो उसमें इंटरेस्ट वाला एलिमेंट है वो ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग में जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो पेमेंट वाइज है वो सेपरेट रखा जाता है। सो सिंगल ट्रांजेक्शन में डिफरेंट टाइप के कैश फ्लोज इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इंटरेस्ट, डिविडेंड और टैक्स के मामला पर। तो पहले ज़रा इंटरेस्ट और डिविडेंड पे बात करें तो IS 7 ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हो या पेड हो तो उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। इंटरेस्ट पेड डिस्क्लोज किया जाता है चाहे उसे एक्सपेंस चार्ज किया हो या कैपिटलाइज किया हो, यानी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बनाया है या अंडर IS 23 किसी क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज कर दिया। हर आइटम, जो ये चार आइटम बन जाएंगे, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव, तो ये चार आइटम बन जाएंगे। इनको कंसिस्टेंट मैनर में क्लासिफाई करना चाहिए फ्रॉम पीरियड टू पीरियड बिटवीन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये नहीं कि आप कहें कि भाई इंटरेस्ट को एक साल ऑपरेटिंग इंटरेस्ट पेड, एक साल ऑपरेटिंग ले लो, एक साल फाइनेंसिंग ले लो। जो भी आप एक प्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे तो फिर वो आप कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट इन चारों आइटम की जो है दो दो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं प्रेजेंटेशन या क्लासिफिकेशन वाइज। तो पाकिस्तान में जिस तरीके से जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, एग्ज़ाम में भी तकरीबन वही मेथड फॉलो किया जाता है, तो उसको हम रेकमेंडेड मेथड कह देते हैं और दूसरे मेथड को हम अल्टरनेटिव कह देते हैं। तो मैं आपके साथ ब्रीफ पॉइंट्स में रेकमेंडेड और अल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं वो अब शेयर कर रहा हूँ। इंटरेस्ट पेड को पाकिस्तान में ज़्यादातर एंटिटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनाती हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं कि इसमें बैंक चार्जेज और दूसरी बहुत सारी चीज़ें भी इसी में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर शामिल हैं, जो कि रूटीन हमारे यहाँ ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरी हैं। और कुछ एंटिटीज़ इसको फाइनेंसिंग ट्रीट करती हैं, वो कहती हैं क्योंकि लोन की वजह से हम दे रहे हैं
तो ये फाइनेंसिंग ट्रीट होना चाहिए। अच्छा, अब ये दो ऑप्शन इसलिए मौजूद हैं कि इस चीज़ में स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि इनके ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ, यानी स्टैंडर्ड में ये डिफाइन नहीं हुआ स्टैंडर्ड सेटर्स की तरफ से कि इनकी कोई एक ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इसलिए जो जजमेंट हो एंटिटी की उसमें दो में से एक पॉसिबिलिटी वो यूज़ कर सकते हैं। अब डिविडेंड पेड जो है इसको ज़्यादातर एंटिटीज़ फाइनेंसिंग शो करती हैं, लेकिन कुछ एंटिटीज़ ऑपरेटिंग शो करती हैं जस्ट टू रिफ्लेक्ट दैट कि हम अपने ऑपरेशन से इतना कैश जनरेट कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को भी उसी में से पैसा दे रहे हैं। फिर इंटरेस्ट रिसीव जो है वो ज़्यादातर एंटिटीज़ के लिए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही ट्रीट होता है, लेकिन अब जैसे अगर आपका बैंक का बिजनेस है तो बैंक के बिजनेस में तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ही उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फिर वो ऑपरेटिंग ट्रीट करेंगे। इसी तरह डिविडेंड रिसीव जो है एक टिपिकल एंटिटी तो अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है शेयर्स में और उसे डिविडेंड मिलता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स की या इन्वेस्टमेंट कंपनीज की तो उनके लिए तो ऑपरेशन हैं, तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। तो आप जो एग्जाम क्वेश्चन हैं उसमें रेकमेंडेड को बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग, डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग और इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड को इन्वेस्टिंग के तौर पे ट्रीट करें। लेकिन जहन में रखें कि अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन भी पॉसिबल है और हो सकता है किसी जगह पर आप कुछ सॉल्यूशंस या क्वेश्चंस या इस तरह की प्रेजेंटेशन देखें तो वो गलत नहीं होगी, वो अलाउड है और उस कॉन्टेक्स्ट और जजमेंट के हिसाब से हो सकता है वो एंटिटी उसको सही फॉलो कर रही। फिर हम टैक्स पे बात करते हैं, तो कैश फ्लो जो इनकम पे हमारा टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, वो सेपरेट डिस्क्लोज करना रिक्वायरमेंट है IS 7 की, इसी वजह से इसको हम हमेशा अलग से बता रहे होते हैं। ये नहीं कि दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके इसका कैश फ्लो बता दें, ये इंटरेस्ट, डिविडेंड और टैक्स वगैरह ये हमेशा सेपरेट बताए जाते हैं। और तो इसको क्लासिफाई कहाँ करेंगे, टैक्स को क्लासिफाई किया जाता है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अनलेस कि आप बड़ा क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाला जो टैक्स है ये तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, ये वाला टैक्स जो है वो तो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। तो इन जनरल हम इसे ऑपरेटिंग में क्लासिफाई करेंगे अनलेस कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो कि जो ये टैक्स है ये क्लियरली इन्वेस्टिंग की या फाइनेंसिंग की वजह से लगा है। मोस्टली ऐसा नहीं होता क्योंकि ओवरऑल इनकम की बेस पर टैक्स लग रहा होता है और अलग से आइडेंटिफाई करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 99.9% ऑफ द टाइम, हम टैक्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही क्लासिफाई कर रहे होंगे। अब एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें हम प्रेजेंटेशन के जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए उनको पढ़ सकें और समझ सकें। तो आइडेंटिफाई करना इन ट्रांजेक्शन्स को एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और अदरवाइज, यानी अगर तीनों में नहीं आती होगी तब भी बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर से पैसे जो आते हैं ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश सेल्स, तो कस्टमर से क्रेडिट सेल करके पैसे लें या डायरेक्ट पैसे पहले ही ले लें, बात तो सेम ही है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। कैश प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। राइट इशू ऑफ शेयर्स, इसमें आपके पास पैसे रिसीव होते हैं शेयर होल्डर से, तो इक्विटी से रिलेट करती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय स्टॉक मार्केट ब्रोकर, स्टॉक मार्केट ब्रोकर के लिए तो इन्वेस्टमेंट्स करना और उन पे डिविडेंड वगैरह अर्न करना उसके रूटीन ऑपरेशन का हिस्सा है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग ज़्यादा बेहतर आंसर होगा और जो है रादर देन इन्वेस्टिंग। अच्छा, डिविडेंड पेड जो है ये टिपिकली हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ट्रीट करते हैं, इसका अल्टरनेटिव भी है कि ऑपरेटिंग भी ले सकते हैं। सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज़, रूटीन एक्सपेंसेस हैं आपके, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, तो ये ऑपरेटिंग में क्लासीफाई होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, ये बेसिकली तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन हमने जिस तरह रिकमेंडेड ट्रीटमेंट पढ़ी थी कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट पेड ज़्यादातर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। इंटरेस्ट रिसीव बाय अ ट्रेडिंग एंटिटी, यानी करते वो ट्रेडिंग है, सेल परचेज करते हैं चीज़ों की, लेकिन उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई थी उस पर उन्हें इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो इन्वेस्टमेंट पे जब रिसीव हुआ तो वो इन्वेस्टिंग ही होना चाहिए। कुछ और आइटम्स भी देखते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का मतलब है बोरिंग, बोरिंग से रिलेटेड चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव बाय अ बैंक ऑन लोन्स एडवांस, तो बैंक का तो ये ऑपरेशन सबसे मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है ही, लोन देकर इंटरेस्ट अर्न करना, तो ये उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। टैक्सेस को भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रीट करते हैं। परचेज ऑफ पेटेंट एंड सॉफ्टवेयर, ये लॉन्ग टर्म एसेट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ट्रीट होगी। एडवांस पेड टू सप्लायर, अच्छा अब सप्लायर को आप चीज़ें खरीदने के बाद पैसे दें या चीज़ें खरीदने से पहले पैसे दे दें, हैं तो वो गुड्स के अगेंस्ट पैसे जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में यूज़ हो रही हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बेसिकली नॉन कैश आइटम है, ना ये ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग है। हाँ, डेप्रिसिएशन को आप नोटिस करेंगे कि हम
शो कर रहे होते हैं बाजू का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, तो वो शो कर इस तरह से कर रहे होते हैं कि हम डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर रहे होते हैं, यानी हम ऐड बैक कर रहे होते हैं, इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होते बल्कि इसका रिवर्सल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बोनस इशू ऑफ शेयर्स में भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता, तो नॉन कैश आइटम है। खास तौर पे ख्याल रखना है, बाजू का हो सकता है शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल बढ़ रहा हो और वो इस वजह से बढ़ रहा हो कि बोनस शेयर इशू है, तो फिर हमें उसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में शो नहीं करना। इम्पेयरमेंट लॉस ऑन प्लांट, अब ये भी बेसिकली नॉन कैश आइटम है, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो नॉन कैश आइटम होने की वजह से अब इसका जो इसको भी आप इम्पेयरमेंट भी समटाइम्स देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो हो रही होती है एडजस्टमेंट्स में, तो बेसिकली हम ऐड बैक कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते बल्कि रिवर्स कर रहे होते हैं। तो ये हमारे इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ ये जो हैं हमारी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इनको रिपोर्ट कैसे करना है, डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने हैं और फॉर्मेट हमारा क्या होना चाहिए, और फिर कैलकुलेशन के लिए टिप्स क्या हैं जिनको यूज़ करके हम ज़्यादा क्विक कैलकुलेशन एग्ज़ाम में कर सकते हैं और करेक्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इन सब पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम ऑलरेडी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को समझ चुके हैं कि वो क्या क्या होती हैं। आज हम उनकी रिपोर्टिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर रिपोर्टिंग कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड सेपरेट होगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उनकी रिकन्सिलेशन और अदर डिस्क्लोजर्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। फिर एक कॉमन इशू है जिसमें कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, वो होती है रिसीवेबल्स की, कि ग्रॉस बेसिस पर उसका इंक्रीज और डिक्रीज लेना चाहिए या नेट बेसिस पर लेना चाहिए। तो हम आपके साथ एक ऐसा सिनेरियो डिस्कस करेंगे जिसमें दोनों अप्रोचेज अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे दोनों अप्रोचेज सेम रिजल्ट अचीव करती हैं, और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी अप्रोच बेहतर है और एग्जाम में यूज़ करनी चाहिए। फिर फुल फॉर्मेट आपके साथ शेयर करेंगे, डायरेक्ट मेथड का भी, इनडायरेक्ट मेथड का भी, कि कैसे वो फॉर्मेट होना चाहिए, और उसके अंदर फिर ऑल पॉसिबल जो आइटम्स हैं वो आप कैसे कवर करेंगे, और फिर खास तौर पे कैलकुलेशन टिप्स जो एग्ज़ाम में काम आती हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करने के लिए और बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट है IS 7 की कि एन एंटिटी शेल रिपोर्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यूजिंग ईदर द डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड बेसिकली ये है कि जिसमें मेजर क्लास ऑफ ग्रॉस कैश रिसीट एंड ग्रॉस कैश पेमेंट्स को डिस्क्लोज किया जाता है। जैसे भाई हम कहते हैं कि कस्टमर से कितने पैसे रिसीव हुए और सप्लायर्स और एम्प्लॉयज़ को कितने पैसे पे किए, और उससे हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकाल लेते हैं। तो ये जो है मेथड IS 7 में भी लिखा हुआ है कि ये एक बेटर या प्रेफरेबल मेथड समझा जाता है, क्योंकि ये यूज़र्स के लिए अंडरस्टैंडिंग में आसान है कि कहाँ से पैसे आए और कहाँ पैसे गए। अच्छा, अब दूसरा जो मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है, क्योंकि उस मेथड के अंदर हम प्रॉफिट की फिगर को लेते हैं और उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं उन ट्रांजैक्शंस की जो नॉन कैश नेचर की हों, कोई डेफरल, एक्रूवल्स या ऐसे कैश रिसीट और पेमेंट जो पास्ट या फ्यूचर में हो चुके हैं, इस साल से पहले या बाद में, इन शॉर्ट एक्रूवल प्री पेमेंट्स की एडजस्टमेंट। फिर हम वो आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस भी एडजस्ट कर देते हैं जिनका ताल्लुक ऑपरेटिंग से ना हो और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो से उनका ताल्लुक हो। ये जो है क्विकर टू प्रिपेयर होता है प्रैक्टिकली, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों के पास अकाउंटिंग नॉलेज होती है उनके लिए फिर प्रॉफिट और कैश को समझना भी पॉसिबल हो जाता है, और वो प्रॉफिट और कैश का जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उसकी बेस पर उनकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। तो जो नॉन अकाउंटिंग यूज़र्स हैं वो डायरेक्ट मेथड को यूजुअली ज़्यादा प्रेफर कर रहे होंगे, और जो अकाउंटिंग यूज़र्स हैं वो इनडायरेक्ट मेथड से ज़्यादा डाटा ले सकते हैं, ऑल्दो ये कि डायरेक्ट मेथड को भी वो अंडरस्टैंड ऑब्वियसली कर रहे होंगे। अब अगर हम इन के बारे में बात करें कि हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कैसे करना चाहिए, तो सिंपली हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हेडिंग बनाते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं, उसमें से हमने इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है, और ये लव्स पेड को हमने अंडरलाइन किया स्पेसिफिकली, यानी यहाँ पे एक्सपेंस की अमाउंट नहीं लेनी है आपने, वो अमाउंट लेनी है जो पे हुई है, या इन केस कभी कभार अगर इनकम टैक्स का रिफंड रिसीव हो जाता है तो जो अमाउंट रिसीव्ड है वो लेंगे आप।
तो आपके पास नेट कैश फ्रॉम अगर पॉजिटिव फिगर आती है और नेगेटिव आती है तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगी। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक मेथड डायरेक्ट मेथड कहलाता है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं कि हमने डायरेक्ट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए नोट डेवलप किया है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और उसके दो सब नोट हैं, एक है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर और एक है कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज। जबकि दूसरी तरफ जो नोट है वो इनडायरेक्ट मेथड में है कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करना है। इनको साथ साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि ये तकरीबन 95% सेम मेथड्स हैं। तो जब आप एक की प्रैक्टिस करते हैं तो दूसरे की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो रही होती है, और अगर हम सही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हों तो इन दोनों मेथड को साथ के साथ पढ़कर समझने से हमें ये एडवांटेज होता है कि एग्ज़ाम में फिर कोई सा भी मेथड आ जाए हमारे लिए उसको सॉल्व करना प्रॉब्लम नहीं रहता। तो सबसे पहला इशू तो ये है कि जो हमें स्टार्ट करना होता है वो प्रॉफिट की फिगर से कर रहे होते हैं हम। तो प्रॉफिट और लॉस का जो डाटा अगर हमारे पास सारा अवेलेबल हो तो हम क्या करते हैं। तो लेट्स देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अवेलेबल है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हम रेवेन्यू को ले लेंगे नोट 1.1 में, और रेवेन्यू के अलावा जो बाकी आइटम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले, उनको नोट 1.2 में ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, किसी क्वेश्चन में अगर एडमिन और सेलिंग सेपरेट दिए हुए हैं तो दो लाइन आइटम ले लें, फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम। तो ये सब हमने आइटम ले लिए, ये तो है डायरेक्ट मेथड के लिए। इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि हम ये इंडिविजुअल आइटम्स लेने के लिए डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर ले रहे होते हैं। सो अगर आप नोटिस करें तो दोनों जगह पर हमने सेम फिगर ली है। एक जगह पर हमने डायरेक्ट प्रॉफिट की फिगर ले ली है, दूसरी जगह पर हमने रेवेन्यू और दूसरे जो लाइन आइटम्स हैं उनको दो सेपरेट पार्ट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप नोटिस करेंगे तो नोट 1.1 और 1.2 का नेट भी वही 94 का प्रॉफिट बनता है जो हमने इनडायरेक्ट मेथड के अंदर शो किया हुआ है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको प्रॉफिट और लॉस का सारा डिटेल डाटा दिया हुआ हो तो फिर तो आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई आप क्वेश्चंस में नोटिस करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस नहीं दिया हुआ होता, सिर्फ प्रॉफिट की फिगर बताई हुई होती है, तो उस सूरत में फिर आप सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकेंगे। इसलिए ज़्यादातर जो प्रैक्टिस है वो इनडायरेक्ट मेथड की हम एग्जाम में देखते हैं, क्योंकि डाटा उसमें कम चाहिए होता है, क्वेश्चन के अंदर कम डाटा के साथ भी इनडायरेक्ट मेथड बनाया जा सकता है। जबकि डायरेक्ट मेथड के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स और हर लाइन आइटम जो इनकम और एक्सपेंस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगले स्टेप्स हमारे क्या होंगे, और जो अगले स्टेप्स होंगे वो तकरीब दोनों में बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट्स करनी है, नोट 1.2 में भी और इनडायरेक्ट मेथड में भी एडजस्टमेंट्स होंगी। अब एडजस्टमेंट्स क्यों की जाती हैं? एक तो एडजस्टमेंट्स की जाती हैं नॉन कैश आइटम्स की, क्योंकि हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो नॉन कैश आइटम्स को हम रिवर्स कर देते हैं, यानी जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऐड बैक कर देते हैं, इनकम होती है उनको लेस बैक कर देते हैं। सेम इनडायरेक्ट मेथड के अंदर भी किया जाता है। अब उसके बाद किस चीज़ की एडजस्टमेंट होती है? उन आइटम्स की एडजस्टमेंट की जाती है जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड होते हैं लेकिन प्रॉफिट और लॉस में शामिल होते हैं, जैसे डिस्पोजल गेन, लॉस, डिविडेंड रिसीव वगैरह। सेम एडजस्टमेंट जो है वो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर भी की जाती है। फिर इनकी एडजस्टमेंट क्यों की जाती है? क्योंकि हम ऑपरेटिंग के कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के आइटम्स को एक्सक्लूड कर देंगे। फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस इनकम की। अब इसकी दो रीजंस हो सकती हैं। एक रीज़न तो समटाइम ये होती है कि क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस इनकम को हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वगैरह के अंदर शो कर रहे होते हैं तो इसलिए एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन बाज़ ऑपरेटिंग में भी शो हो रही हूँ तो इनको एडजस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट पेड की जो फिगर है या इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव की फिगर जब हम इन्वेस्टिंग में शो करेंगे तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, यानी उसे IS 7 में सेपरेटली बताना होता है। और जब सेपरेटली अलग से बताना है तो यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो सेपरेटली बता सकेंगे, वरना डुप्लीकेशन हो रही होगी और उस वजह से हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो टैली नहीं होगी। सेम एडजस्टमेंट इनडायरेक्ट मेथड के अंदर भी की जाती है। अब इसके बाद क्या होता है? एडजस्टमेंट के बाद हमने लेना होता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस को। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस इधर हम ले रहे हैं एक्सेप्ट रिसीवेबल, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम जो फिगर 80 की हमारे पास आई है यहाँ पर ऊपर से टोटल करके, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी उसमें एडजस्टमेंट्स तो हो गई हैं
लेकिन अभी वर्किंग कैपिटल की चेंजेस नहीं है। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को। तो अब वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं। करंट एसेट्स में सबसे जो पहला आइटम कॉमनली होता है वो होता है इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्री का इंक्रीज और डिक्रीज हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, सेम इनडायरेक्ट मेथड के अंदर भी होगा। अच्छा, फिर रिसीवेबल, यहां पर हमने लिखा था कि एक्सेप्ट रिसीवेबल, क्योंकि रिसीवेबल इसमें जो है ऊपर के नोट में आएगा, और इनडायरेक्ट मेथड में इन्वेंट्रीज के साथ ही आ जाएगा। फिर रिसीवेबल के बाद होती हैं अक्सर एडवांसेज एंड प्री पेमेंट्स, तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद सेम इनडायरेक्ट मेथड में होगा। इसी तरह पेबल्स, ट्रेड पेबल्स की करेंगे, ये इनडायरेक्ट मेथड में भी होगा। और फिर एक्रूवल्स की करेंगे और ये इनडायरेक्ट मेथड में भी होगा। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि दोनों जगह पर सेम डाटा ही लिया गया है, सिर्फ जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है उसमें दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसको टोटल अगर करते हैं तो हमारे पास 1.2 का टोटल आ रहा है 412 का आउटफ्लो, और 1.1 का टोटल आ रहा है 472 का इनफ्लो। अच्छा, इसी तरीके से इनडायरेक्ट मेथड का टोटल करते हैं। इससे पहले हम ऊपर फिगर्स लिख लेते हैं, यानी नोट 1.1 की लिख ली हमने 472 एंड 1.2 की 412, जिससे हमारे पास नेट फिगर 60 की आ गई, जो डायरेक्ट मेथड के मुताबिक मैच हो रही है। इनडायरेक्ट मेथड में सेम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे भी 60 आ गई। अब यहाँ पर सर्टन इश्यूज हैं कि ये जो इंक्रीज और डिक्रीज लिखे हुए हैं, अभी तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है कि जी जब एसेट्स की बात हो रही है तो आप नोटिस करें कि इंक्रीज होगा तो लेस करना है, डिक्रीज होगा तो ऐड करना है, और लाइबिलिटीज़ में इसका अपोजिट है। इसकी लॉजिक क्या है, ये जब हम अभी एंड में कैलकुलेशन टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। फिर आप नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ हमने इसमें नहीं लिए, जैसे कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स। तो वो क्यों नहीं लिए, वो भी हम एंड में जब एग्जाम टिप्स आएंगी तो उसके अंदर आपके साथ ब्रीफली इसको शेयर करेंगे। तो फॉर्मेट वाइज अभी ये हमने अंडरस्टैंड करना था कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड प्रैक्टिकली सेम डाटा से ही बन रहे होते हैं, और इस वजह से उनसे सेम आंसर आता है, और सेम अप्रोच फॉलो करते हुए दोनों मेथड्स की प्रेजेंटेशन पॉसिबल है। और एक हम जो क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट आपके साथ शेयर करेंगे वो होगा सिंध रोबोटिक्स कंपनी का। उसको हम डायरेक्ट मेथड के साथ साथ इनडायरेक्ट मेथड से भी एडिशनली सॉल्व करेंगे, ताकि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का ये जो डिफरेंस है एक क्वेश्चन के अंदर भी अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम देखते हैं रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो एक एंटिटी के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो सेपरेटली मेजर क्लासेस ऑफ ग्रॉस कैश रिसीट एंड ग्रॉस कैश पेमेंट्स को जो है शो रिपोर्ट करेगी फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें एक्सेप्शन है कि जब नेट बेसिस पर अलाउड हो, तो यानी बेसिक रूल तो यही है कि हमने ग्रॉस बेसिस पर करना है, और नेट बेसिस पर अलाउ हो तो ये ज़रा एडवांस्ड इशूज़ हैं जो नेट बेसिस पर किए जाते हैं। जैसे अगर आप किसी के एजेंट के तौर पे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं कैश फ्लो की, तो फिर उसको नेट बेसिस पे प्रेजेंट किया जाता है। एंड कुछ और भी इस तरह की जो है अवेलेबल हैं। बट हमारे लिए जो स्कोप है सिलेबस का, उसको अभी हम अगर फोकस करते हैं तो हमें ग्रॉस बेसिस पर शो करने। ग्रॉस बेसिस का मतलब ये है कि अगर आपने लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑब्टेन किया है और कुछ लोन वापस किया है तो ये नेट नहीं करेंगे, आप दोनों को सेपरेट शो करेंगे। यानी जो लोन ऑब्टेन हुआ उसका इनफ्लो सेपरेट शो होगा, लोन की रीपेमेंट सेपरेट शो होगी। सो इस पर अगर हम फॉर्मेट वाइज बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो जैसे नॉन करंट एसेट की परचेज के लिए जो कैश पे किया वो आउटफ्लो होगा, और नॉन करंट एसेट को डिस्पोजल करने से जो पैसे रिसीव हुए वो हमारा इनफ्लो होगा। इसी तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो पेमेंट की वो आउटफ्लो, डिस्पोजल करके जो पैसे मिले वो इनफ्लो, और कोई इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड से जो कैश इनफ्लो हुआ वो भी लिखेंगे, और फिर नेट अमाउंट आपके पास आ जाएगी। ज़्यादातर इन्वेस्टिंग के अंदर हमारा आउटफ्लो हो रहा होता है, इसलिए यूज्ड इन आ रहा होता है। तो 445 का नेट कैश आउटफ्लो है। अच्छा, इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स को आप लिखेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स किया उस पर कैश पे हुआ है तो वो आउटफ्लो लिख देंगे, यहाँ पर हमने अभी जीरो लिया है। इसी तरह लोन एंड बोरिंग से अगर कोई कैश रिसीव हुआ तो वो इनफ्लो है, लोन की रीपेमेंट पर कैश गया तो वो आउटफ्लो है, डिविडेंड पे किया शेयर होल्डर्स को तो वो हमारा आउटफ्लो है, और फिर नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो ये सिंपली इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का जो रेलिवेंट फॉर्मेट है वो ये बन जाता है। इसमें कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है, और वो खास तौर पे ये है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनको शामिल नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन्स दैट डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये ट्रांजेक्शन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं और तो हो सकता है डिस्क्लोज कर रहे हो, इसे कैश फ्लो के अंदर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो इन ट्रांजेक्शन की जो एग्जांपल्स हैं, लाइक नॉन करंट एसेट में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है रिवैल्यूएशन गेन की वजह से, रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से, या इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से, या रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से। तो वो एसेट में तो चेंज आ रहा है लेकिन कैश फ्लो में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये प्रेजेंट नहीं होगा। इसी तरह जब एसेट लीज पर एक्वायर करते हैं तो एसेट तो बढ़ जाते हैं लेकिन उनके लिए कैश फ्लो नहीं हुआ होता। बोनस इशू ऑफ शेयर जब किया जाता है तो ट्रांसफर रिटेन अर्निंग या शेयर प्रीमियम से शेयर कैपिटल अकाउंट में हो रहा होता है, कोई कैश इनफ्लो एंटिटी को नहीं हो रहा होता। इसी तरह जब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ट्रांसफर करते हैं तो हमारे नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ रहे होते हैं, ओवरऑल तो नहीं बढ़ रहे होते लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो डेप्रिशिएबल होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, बट स्टिल हम उनकी जो है उसमें कोई कैश फ्लो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस करते हुए जो एक्सपेंडिचर लग रहा है वो आपका कैश आउटफ्लो है। इसी तरह डेट अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज आल्सो कि एंट्री आपकी क्या होगी, डेट डेबिट इक्विटी क्रेडिट, इसमें कैश ना आपको रिसीव हुआ है ना आपने पे किया है। सो इन बातों का ख्याल रखना है कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है उनको आपने एक्सक्लूडेड रखना है। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स रिकन्सिलेशन एंड अदर डिस्क्लोजर्स की। सबसे पहले तो एक ये रिक्वायरमेंट है कि एंटिटी कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को डिस्क्लोज करेगी, यानी कैश इन हैंड कितना था, कैश एट बैंक कितना था, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह कितना था, ये बताना है। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक रिकन्सिलेशन प्रेजेंट करनी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में, जिसमें जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ आप उसके अमाउंट्स को मैच कर रहे होंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। अब ये कैसे प्रेजेंट की जाती है, जब आप ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक रिकन्सिलेशन बिल्ड करते हैं। जैसे ये अब हम बना रहे हैं कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हुआ। अब ये हमने जो प्रीवियस डाटा था उससे सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन ले ली 24 की। ओपनिंग बैलेंस आपका क्या था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आपके पास क्या आ रहा है। तो 24 प्लस 90 114 आ गया। ये तो हमारा हो गई रिकन्सिलेशन। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेसिकली आप डिस्क्लोज करते हैं कि कैश इन हैंड कितना था, कैश एट बैंक, प्राइस बॉन्ड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये सारी फिगर्स आप लेकर आपने इनको बताना होता है। तो इनका हमने टोटल बता दिया। आप ये देखें कि ये जो 90 है, तो जो आपकी कंपोनेंट्स हैं वो भी डिस्क्लोज हो गए, आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिगर्स थी उनके साथ ये रिकनसाइल भी हो गया और कंपोनेंट्स भी डिस्क्लोज हो गया। तो ये एक जो है बनाएंगे। ये तो हम आपको तकरीबन हर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में बनानी पड़ेगी रिकन्सिलेशन। कंपोनेंट्स का डिपेंड करता है कि डाटा गिवन है या नहीं गिवन, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में मांगी गई है या नहीं मांगी गई। फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट हैं डिस्क्लोजर्स की, वो ये हैं कि एक एंटिटी को अपनी मैनेजमेंट कमेंट्री देनी है उन सिग्निफिकेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस पर जो एंटिटी के पास तो हों लेकिन अवेलेबल फॉर यूज़ बाय द ग्रुप ना हो। ऐसा फॉर एग्जांपल तब हो सकता है जब आपकी किसी फॉरेन कंट्री में सब्सिडरी हो और वहाँ के जो रेगुलेशंस हैं या जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ऐसी हों कि एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा जो कैश का बैलेंस है वो आपकी पेरेंट एंटिटी को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो आपके पास कैश का बैलेंस तो है मौजूद लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके ऊपर आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आपके यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। तो उसके बारे में बताना चाहिए और वो क्यों ऐसा है, इस पे मैनेजमेंट की कमेंट्री होनी चाहिए। अब रिसीवेबल्स पर बात करेंगे क्योंकि ये एक काफ़ी कॉमन एग्ज़ाम इशू है कि जी रिसीवेबल, बैड डेट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट के साथ कैसे डील करना चाहिए। और प्रॉब्लम इस वजह से राइज होता है कि डिफरेंट इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए दो डिफरेंट मेथड्स हैं जो अप्लाई हो रहे होते हैं, और उसकी वजह से कन्फ्यूजन राइज होता है कि हमें कब कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो बेसिकली अगर तो आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को टैली करना है तो कोई सा भी एक मेथड प्रॉपरली अप्लाई कर लेंगे तो आपका जवाब ठीक आ जाएगा। लेकिन अभी इस पर ज़रा मज़ीद बात करते हैं। एक डाटा लेते हैं पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए और दो डिफरेंट मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। डाटा हमारे पास ये है कि हमने 2021 लेट से करंट ईयर, 2020 लास्ट ईयर, इनका हमारे पास डाटा है। ग्रॉस रिसीवेबल 500 और 480 के, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 15 एंड 12 का, और नेट रिसीवेबल इस वजह से 485 एंड 468 का है। और बेड डेट्स ऑफ ₹8 मिलियन वर आल्सो रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने तमाम पॉसिबल जो सिचुएशन हो सकती है उसको इनकॉर्पोरेट किया।
अब इसमें दो मेथड हैं करने के। पहला मेथड जो है उसको ग्रॉस बेसिस कहते हैं, और ये बेटर मेथड है। अगर टेक्निकली स्पीकिंग बात की जाए तो IS 7 के साथ भी ये मेथड ज़्यादा कंप्लाई करता है, और ख़ास तौर पे अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें तो यही मेथड सिर्फ करेक्ट आपको फिगर दे रहा होता है। जो मेथड 2 है उसके लिए फिर आपको टी अकाउंट वगैरह बनाने की तरफ जाना पड़ेगा, यानी आपको फिर डिफरेंट स्टाइल की वर्किंग्स करनी पड़ जाएंगी। तो मेथड 1 इज़ बेटर, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है। अब इसमें करते क्या है हम? सबसे पहली बात तो ये है कि जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्टमेंट होनी होती है तो हम एक तो बेड डेट, जिस तरह से यहाँ पर 8 मिलियन की गिवन है, इनको नॉन कैश आइटम होने की वजह से एडजस्ट करेंगे, ऐड बैक करेंगे। फिर ये कि हमारा जो डाउटफुल डेट का एक्सपेंस है वो 12 से 15 हुआ है अलाउंस, तो इसका मतलब है 3 का एक्सपेंस वो है, तो वो भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, उसको भी ऐड बैक करेंगे। और जब आपने रिसीवेबल का चेंज लेना है तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल जहाँ पर हम ले रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपने रिसीवेबल का चेंज लेना है 480 से 500। लेकिन 500 की फिगर में आपने ये कंसीडर करना है कि ये 8 का अगर बैड डेट ना हुआ होता तो ये कितना होता, क्योंकि इसको तो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं नॉन कैश के तौर पे। तो 508 माइनस 480, 28 का इंक्रीज है। और अगर आप ये तीनों 3 लाइन आइटम्स को नेट करें तो फिगर बनती है 17 माइनस में। अच्छा, सेम डाटा को अगर सेकंड मेथड से करते हैं, मेथड 2, जिसको नेट बेसिस कहेंगे, और ये क्विक मेथड है। इसमें जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं तो एडजस्टमेंट में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ पे हमने जस्ट रिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन आप देखें बैड डेट के आगे, डाउटफुल डेट्स के आगे आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपने चेंज इन वर्किंग कैपिटल लेना है तो सिंपली आप कहेंगे कि 468 से 485 रिसीवेबल हो गए हैं, तो 17 का चेंज है, तो वो सेम इम्पैक्ट आ गया जो यहाँ पर मेथड 1 में आया था। तो मेथड 1 को ऑब्वियसली करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन टेक्निकली मेथड 1 करेक्ट है। जितने भी हम पास्ट एग्ज़ाम के सोल्यूशन देखते हैं एग्जामिनर के, वो भी मेथड 1 पर सॉल्व हुए हुए हैं। इसलिए हमारी सजेशन भी यही है कि आप मेथड 1 फॉलो करें, और जहाँ पर भी हमें डाटा अलाउ कर रहा होगा हम भी एग्ज़ाम के अंदर मेथड 1 ही फॉलो कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं फुल फॉर्मेट और कैलकुलेशन टिप्स फॉर एग्ज़ाम्स की। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का फॉर्मेट जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, जिसमें से हम इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड ले रहे हैं, फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज़, और एंड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की रिकन्सिलेशन। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली हमने इसी वीडियो में अभी प्रीवियसली आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे होंगे तो जो आपका नोट बनेगा इन द स्पोर्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वो भी हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर, तो वो ऐसा बनेगा। अच्छा, अगर तो ये फॉर्मेट जो एक पेज पर आपके सामने है, इसको ध्यान में रखें तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब आप डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इनडायरेक्ट मेथड की बेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो फॉर्मेट होगा वो सेम फॉर्मेट है आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का, कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ जो नोट 1 है आपका वो अब स्पोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट होगा, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन है, इस पर इस वक्त जो मौजूद है, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड बनाने के लिए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद हम कुछ एग्ज़ाम टिप्स की बात करते हैं। तो टी अकाउंट्स बनाने चाहिए जहाँ पर भी कोई मिसिंग फिगर हो। हमें अक्सर ये पता नहीं, क्वेश्चन में नहीं बताया जाता कि जी डेप्रिसिएशन कितनी है, ये नहीं बताया जाता कि गेन ऑन डिस्पोजल कितना है, ये नहीं बताया गया होता कि एसेट्स का एडिशन कितना हुआ है। समटाइम प्रॉफिट जिसकी फिगर से हमने स्टार्ट करना होता है वो गिवन नहीं होती, तो हम उसके लिए रेलिवेंट टी अकाउंट बनाकर मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आपको रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट को बना के मिल सकता है, क्योंकि रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड होता है और दूसरी तरफ से डिविडेंड जो है जा रहा होता है। हाँ, जब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है तो उसमें टैक्स एक्सपेंस ऐड बैक करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा और आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शुरू कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाकर कैश के एडिशंस, डिस्पोजल या डेप्रिसिएशन मिल सकती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर भी डेप्रिसिएशन की फिगर मिल सकती है। डिस्पोजल अकाउंट बनाकर गेन और लॉस या डिस्पोजल प्रोसीड्स पता चल सकती हैं। टैक्स पेबल का अकाउंट या इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट बनाकर वो अमाउंट पता चल जाती है कि जो टैक्स पेड या इंटरेस्ट पेड की रेलिवेंट अमाउंट है। और इसी तरह इफ़ यू थिंक दैट एनी फिगर इज़ मिसिंग, तो उससे जो रिलेटेड कनेक्टेड अकाउंट्स हैं वो बना लें।
फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जी आपको आइडिया नहीं हो रहा कि इंटेंजिबल एसेट जो है उसकी अमोर्टाइजेशन कितनी हुई है, तो इंटेंजिबल एसेट का टी अकाउंट बना लें। अगर आप कह रहे हैं कि आपको ये आइडिया नहीं हो रहा कि बैड डेट कितने के हुए हैं, तो रिसीवेबल का टी अकाउंट बना लें। तो सिंपली मेक द रेलिवेंट टी अकाउंट एंड यू वुड फाइंड द मिसिंग फिगर। और बाद वक्त आपको हो सकता है कि आप टी अकाउंट बनाएं और कोई मिसिंग फिगर ना हो, तो आपको ये सिर्फ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यहाँ पर कोई फिगर मिसिंग नहीं है। फिर फर्दर टिप ये है कि कुछ टी अकाउंट्स कंबाइन बनाए जा सकते हैं जिससे टाइम सेव होता है। जैसे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का कंबाइन अकाउंट बनाने से ये होता है कि वो बोनस इशू जो शेयर प्रीमियम से शेयर कैपिटल की तरफ हुए होते हैं वो ऑटोमेटिकली नेट ऑफ हो जाते हैं, हमें उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और शेयर इशू के हमने कंबाइन पैसे शो करने होते हैं, हमने शेयर कैपिटल और प्रीमियम के पैसे अलग अलग वैसे भी नहीं बताने होते कैश फ्लो में, तो हमें कंबाइन फिगर चाहिए होती है। कंबाइन एक दो अकाउंट की बजाय एक अकाउंट बनाते हैं, टाइम में बचत हो जाती है। इसी तरह कई आइटम्स होते हैं जो करंट और नॉन करंट में सेग्रीगेटेड होते हैं। जैसे IS-20 में जब ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, तो वो उसका जो डेफर्ड ग्रांट मेथड है उसमें करंट और नॉन करंट पोर्शन होते हैं। या IFRS 16 लीजेज में लीज लाइबिलिटी को करंट और नॉन करंट में शो किया जाता है, या लेसर जो है नेट इन्वेस्टमेंट लीज को करंट और नॉन करंट में शो करता है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होता है करंट नॉन करंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट नॉन करंट का इशू नहीं होता। सिंपली कंबाइन द करंट एंड नॉन करंट पोर्शन और एक टी अकाउंट बनाएं और टाइम सेव करें। इसी तरीके से करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का अकाउंट कंबाइन बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में गिवन होता है उसमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों का एक्सपेंस शामिल होता है। तो कंबाइंड टी अकाउंट बनाकर हमें टैक्स पेड की सही फिगर इजीली मिल जाती है, टाइम भी बचत होती है। वन मेजर इशू इज़ कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नेट पे अकाउंट बनाना चाहिए या ग्रॉस पे। क्योंकि हम एक क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नेट पे अकाउंट बनाया हुआ है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी ली हुई है। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें देखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट अकाउंट अलग बना हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बना हुआ है। और इवन एक और क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट अलग बनाए हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी का अलग बनाया हुआ है, फर्नीचर एंड फिक्सचर का अलग बनाया हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि जैसा क्वेश्चन में डाटा हो उसको फॉलो करना चाहिए। जब क्वेश्चन ने आपको सेपरेट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिया हुआ है, तो बेहतर होगा कि आप दो अकाउंट्स बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि कॉस्ट अकाउंट से आपको एडिशन की फिगर मिले और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आपको डेप्रिसिएशन या डिस्पोजल से रिलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर मिले। तो दो डिफरेंट जो अकाउंट्स हैं उनसे दो डिफरेंट डाटा मिल सकते हैं। इसलिए जहाँ पे डाटा अवेलेबल हो तो डिफरेंट अकाउंट्स में जाएं। ऑब्वियसली जहाँ पर अगर ऐसा डाटा नहीं है और एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नेट अकाउंट का ही डाटा है सिर्फ, तो जब आप बना ही सिर्फ एक सकते हैं तो यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं है कि आप दो बनाएंगे। फिर ये कि जहाँ पे डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स दिए हुए हों, जैसे लैंड बिल्डिंग अलग दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी अलग दी हुई है, तो फिर ये भी एक बेहतर है कि आप इनको अलग अलग बना लें ताकि आपको सारी फिगर्स मिल जाएं। क्योंकि हो सकता है कि लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट को बनाकर आपको एडिशन की फिगर मिले और प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाकर आपको डिस्पोजल की फिगर मिले। तो ये जिस तरह का क्वेश्चन में डाटा जितना डिटेल में होगा उतना ज़्यादा आपको अपनी वर्किंग्स के अंदर डिटेल को जहन में रख के बनाना चाहिए, तो टू बी ऑन सेफ साइड। फिर फर्दर एक और टिप ये है कि एक्रूवल एंड प्री पेमेंट के साथ हम कैसे डील करें, क्योंकि टी अकाउंट बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। बाज़ क्वेश्चंस के अंदर हमारे बहुत सारे जो हैं वो टी अकाउंट्स होते हैं, तो टी अकाउंट्स बना बना के टाइम लग रहा होता है, तो उसमें हम कैसे टाइम सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए ये एक सिंपल छोटा सा टेबल है, इसको आप फॉलो करेंगे। किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड जो ओपनिंग अक्रूवल है ऐड करें, क्लोजिंग अक्रूवल लेस करें, ओपनिंग प्रीपेड माइनस करें, क्लोजिंग प्रीपेड ऐड करें, तो आपके पास जो कैश पेड की फिगर है वो आ जाएगी। इसी तरीके से इनकम से रिलेटेड आप ओपनिंग रिसीवेबल को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को रिसीवेबल जो है उसका उसको लेस करेंगे इनकम रिसीवेबल, और अनअर्न्ड ओपनिंग की जो अमाउंट है वो माइनस कर दें, क्लोजिंग ऐड कर दें, तो आपके पास कैश रिसीव्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थोड़े सी जो टेबल है इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इसका एडवांटेज ये होगा कि आप सिंपली फिर प्लस माइनस करके एक सिंगल लाइन के अंदर कैलकुलेशन प्रेजेंट कर सकते हैं और अपना टाइम एग्जाम के अंदर बचा सकते हैं। आपको पूरा टी अकाउंट बनाकर वर्किंग प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी और एग्जामिनर के सामने आपकी इस तरीके से वर्किंग भी चली जाएगी और आप एक्यूरेट कैलकुलेशंस भी कर रहे होंगे। तो सिंपली इन पॉइंट्स को याद रख लें। अब हम बात करेंगे कि कुछ और आइटम्स। तो जो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं उसमें हमने किन बातों का ख्याल रखना होता है। एक तो देखें, हमने कहा कि हम तीन टाइप के एडजस्टमेंट्स करते हैं। नॉन कैश आइटम्स की, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहे हैं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के आइटम्स की, क्योंकि हम ऑपरेटिंग का कैश फ्लो निकाल रहे होते हैं नोट 1 के अंदर। और फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस इनकम की, क्योंकि इनको सेपरेटली डिस्क्लोज किया जा रहा होता है।
तो जब एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं तो याद रखें कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं या इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं या बैड डेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को रिवर्स कर रहे हैं। इसलिए जो एक्सपेंसेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के अंदर लेस हुए होते हैं उनको हम ऐड बैक कर रहे होते हैं। इसी तरह जो इनकम प्रॉफिट के अंदर ऐड हुई भी होती है उसको रिवर्स करने के लिए हम लेस बैक कर रहे होते हैं। तो जो एडजस्टमेंट के आइटम हैं वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं हो रहे बल्कि कैश फ्लो फाइंड आउट करने के लिए एक्सक्लूड किए जा रहे हैं। सो वी आर नॉट रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वी आर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन टू डिटरमिन द कैश फ्लो। फिर जब इंक्रीज और डिक्रीज की लॉजिक आती है तो उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। जब किसी एसेट में इंक्रीज होता है तो उसे हम कैश आउटफ्लो लेते हैं, क्योंकि जैसे अगर आप इन्वेंट्री खरीदेंगे, आपने इन्वेंट्री खरीदी और उसके लिए पेमेंट दी तो इन्वेंट्री बढ़ी, तो इन्वेंट्री का एसेट बढ़ने का मतलब है कि कैश का तो आउटफ्लो हुआ। इसी तरीके से एसेट का जो डिक्रीज है उसका मतलब कैश इनफ्लो लिया जाता है। जैसे अगर आपके रिसीवेबल कम हो गए तो वो कैसे कम हो गए, क्योंकि उनसे आपको पैसे रिसीव हो गए, कैश इनफ्लो हो गया। इसी तरीके से इंक्रीज इन लाइबिलिटी कैश इनफ्लो होता है। हमने बैंक से लोन लिया तो हमारे पास कैश इनफ्लो हो गया, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई लेकिन कैश हमारा बढ़ गया। इसी तरह डिक्रीज इन लाइबिलिटी को कैश आउटफ्लो कंसीडर किया जाता है। जैसे हमने अगर हमारे पेबल कम हो गए तो कैसे कम हो गए, क्योंकि हमने उनको पे कर दिया, पेमेंट की मतलब कैश आउटफ्लो हो गया। तो ये पर्सपेक्टिव जहन में रखते हुए इंक्रीज और डिक्रीज की ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर हमने ये बात की थी कि हम यहाँ पर इन्वेंट्रीज ले रहे हैं, रिसीवेबल्स ले रहे हैं, एडवांसेस प्रीपेमेंट पेबल और एक्रूवल्स ले रहे हैं, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो हम नहीं ले रहे। तो वो कौन से आइटम्स हैं जिन्हें हम एक्सक्लूड करते हैं? हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इंक्रीज डिक्रीज भी अगर यहीं पर डाल देंगे, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में कहीं पे भी, तो जो एंड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की रिकन्सिलेशन बन रही है उसके साथ वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फ्लो तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आपकी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के बाद एंड में रिकन्सिलेशन के अंदर ऑलरेडी आ रहा होता है, तो डुप्लीकेट फ्लो को अवॉइड कर रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कवर होती हैं। बोरिंग्स को, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन ही क्यों ना हो, हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कवर होनी चाहिए। इंटरेस्ट पेबल को हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसका सेपरेट डिस्क्लोजर होता है जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद होता है। और इसी तरीके से जो टैक्स है, टैक्स पेड भी क्योंकि हमने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है, तो इस वजह से टैक्स पेड की फिगर फाइंड आउट करने के लिए उसको यहाँ पर नहीं लेते। सो हर आइटम जो एक्सक्लूड किया जाता है उसकी ये लॉजिक होती है कि वो किसी और जगह से रिलेट कर रहा होता है, इस वजह से उसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होते। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के लिए कंप्लीट पर्सपेक्टिव है। और इसके बाद जो है आपको इन 2 लेक्चर्स के बाद सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो वी वुड बी शेयरिंग ऑल ऑफ द पास्ट एग्जाम्स एंड फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर दैट पर्पस। तो वो प्रैक्टिस अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो होपफुली एग्ज़ाम में आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।